नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में अगले 45 मिनट तक हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे और हर खबर आपको पूरी गहराई के साथ और पूरी जानकारी के साथ पहुंचाएंगे। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर होगी, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर होगी, हर जगह की खबर आपको बहुत बारीकी से अपने ग्राउंड से जुड़े हुए रिपोर्टर्स और संवाददाताओं से के माध्यम से भी आपको बताएंगे। एसआईआर से लेकर इंडिगो तक, इंडिगो से लेकर बाकी अन्य चीजों तक अभी देश में किस प्रकार की हलचल देखने को मिल रही है, हर हलचल आपके टीवी स्क्रीन पर होगी। शुरुआत इस वक्त न्यूज रूम लाइव की कुछ मुख्य हेडलाइंस के साथ, कुछ मुख्य सुर्खियों के साथ करते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर रहेगी, संसद में आज वंदे मातरम पर चर्चा होगी और आज पूरे देश की नजरें इस चर्चा पर होंगी क्योंकि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके कुछ अंग हैं और सरकार चाहती है कि इस वंदे मातरम की चर्चा को देश की अगली पीढ़ी के सामने रखा जाए, इसका एक सकारात्मक संदेश दिया जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर एक रात में 3 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस बीच इसको लेकर काफी ज्यादा सिक्योरिटी और हाई अलर्ट पर कर दी गई है। क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है, ये भी आपको दें। बिल्कुल, इधर देखिए इंडिगो की जो मुसीबतें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। आज भी कई सारी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और जो सपनों की उड़ान भरना चाहते थे या जो अपने कामकाज के चलते कहीं जाना चाहते थे तो आज उस पर ब्रेक लगा हुआ है। पैसे भी जाया हो रहे हैं और समय भी काफी ज्यादा जाया हो गया है। अब इसके बाद बात करेंगे गोवा की, जहां पर कुछ दिन पहले एक अग्निकांड पेश आया था। आपको बता दें कि इस में कई लोग जो है वो घायल हुए थे, कई लोगों की जान गई थी और अब इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ बात होगी नक्सलियों के सरेंडर को लेकर। 2.36 करोड़ के 10 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और ये बड़े पैमाने पर सरेंडर हुआ है। नक्सलियों को खत्म करने का जो संकल्प लिया गया है, जो डेडलाइन तय की गई है वो मार्च 31, 2026 तक है। उसको लेकर लगातार काम हो रहा है। बड़े नक्सलियों को मारा भी गया और कई ऐसे नामी ग्रामी जिन पर करोड़ों के हिसाब से इनाम रखा गया था वो सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर है वंदे मातरम राष्ट्र गीत से जुड़ी हुई। और आपको बता दें कि इसकी रचना को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज संसद में इसको लेकर चर्चा होने वाली है। तो इस हवाले से ये बड़ी खबर है और चर्चा के लिए आपको बता दें कि 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से इसकी शुरुआत होगी। बिल्कुल, पीएम मोदी 12 बजे आधिकारिक तौर पर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। बंकिम चंद्र ने 1875 में इसको लिखा था। उसके बाद अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग भी किया गया, इसके शब्दों को प्रयोग किया गया। देश की स्वतंत्रता में, देश की आजादी में इस गीत का सबसे बड़ा योगदान रहा है, इसके शब्दों का योगदान रहा है। क्योंकि आप जब कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ गीत सुनते हैं, उससे हमारे देश की भावना प्रकट होती है, देश की अंतरात्मा की भावना जो है वो प्रकट होती है। उसमें इस गीत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सरकार आज इस पर चर्चा करना चाहती है। 150 साल वंदे मातरम के पूरे हो गए हैं और जो इसका इतिहास है या कुछ अंशों को इतिहास में कांग्रेस सरकार के द्वारा हटाया गया है, इसका जो अमेंड किया गया है उसको लेकर भी आज चर्चा होना संभव माना जा रहा है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसको लेकर बात करें तो शीतकालीन सत्र का आज 6वां दिन है और इस बीच लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जानी है। इसके लिए 10 घंटे का समय भी तय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इधर सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई समेत 8 सांसद बोलेंगे। इसके अलावा अन्य दलों के सांसद अपनी बात रखने वाले हैं। दरअसल राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से साल भर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग बुलाई थी। इसमें तय किया गया था कि वंदे मातरम को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। जरा इतिहास में जाते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इसको लिखा था और आनंद मठ में ये छपा था। उसके बाद जगह जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, ये कुछ खास बातें हैं इसको लेकर। और इसी बीच भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था।
और ये 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा हुआ था। इसके साथ ही 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया था। और ये पहला मौका था जब ये गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया था। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम थी इसके साथ। और इस गीत की भावना, इस गीत के शब्द ऐसे पिरोए थे कि वाकई में देश को एक साथ एक झोली में बांधने का समा या एक झोली में बांधने का उद्देश्य भी इस गीत के अंदर छुपा हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इससे आप स्पष्ट ये जान पाएंगे कि इस गीत का अर्थ क्या है। वंदे मातरम मतलब अपनी मातृभूमि के प्रति आपका समर्पण, आपका नमन, ये इसका सीधा सीधा उद्देश्य है, अर्थ है, तात्पर्य है। और उसी को सरकार चाहती है कि एक बार फिर से इसको रिवाइज किया जाए और नई पीढ़ी के समक्ष रखा जाए। विकास के साथ साथ आधुनिक तरीकों के साथ साथ हमें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी आगे ले जाना होगा। सरकार का भी यही उद्देश्य है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर इसलिए चर्चा करना चाहती है ताकि इसके 150 साल जो पूरे हुए हैं उसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व देश के सामने रखा जा सके। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। रवि जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो 150 साल पूरे होने पर इस गीत के मनाए जा रहे हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं और यही कहा जा रहा है कि ये चर्चा भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से इस गीत का क्या कुछ महत्व है ये सभी के सामने आ सके। जी बिल्कुल, मुझे लगता है यह आज़ादी से जुड़ा गीत है और इसकी महत्व को हमेशा हिंदुस्तान ने माना है, लेकिन राज्यसभा में जब इस पर रोक लगाई जाती है, खासकर आपको बता दूं कि ये बुलेटिन हर साल जारी होता है और इस बुलेटिन में हमेशा ऐसा होता है, लेकिन इस बार क्योंकि 150 साल पूरे हो रहे हैं, दूसरा बंगाल में चुनाव है, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर ज्यादा बुलाना चाहती हैं। पर जब आपको याद होगा केंद्र में मंत्री हुआ करती थी ममता बनर्जी, उस समय पे भी ऐसी बुलेटिन आया करती थी, क्योंकि राज्यसभा एक जो है उसमें वेल क्वालिफाइड लोग आते हैं और खासकर वहाँ बहस जो होती है मुद्दों पर होती है, तो उसमें वंदे मातरम का इस बार सिर्फ इसलिए रोक लगाई जाती है ताकि किसी प्रकार का जो खराब ना हो सके। लेकिन वंदे मातरम को उतना ही सम्मान भारत सरकार लगातार दे रही है। कई राज्यों में आपको बता दूं, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वहाँ की सरकार ने इसे जारी किया है। जल्दी ही हर स्कूल शिक्षण स्थानों में इसको जो है गाया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सरकार इसको लेकर सिर्फ 150 साल मना रही है, बल्कि इसको उतना ही महत्व दे रही है। जबकि विपक्षी जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो खुद पंडित नेहरू ने इसमें से कई लाइनें हटवा दी थी उस समय पर। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो ऐसा है इसको लेकर, और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को ये बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन आज क्योंकि बंगाल में चुनाव है तो इस मुद्दे को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां जो है इसको बुलाना चाह रही हैं। और क्योंकि अब जिस प्रकार से बंगाल में आपने देखा हुमायूं कबीर ने जिस प्रकार से की है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी की जो मुस्लिम बेल्ट है वो कहीं ना कहीं को लेकर कहीं ना कहीं बंगाल में एक नया मुद्दा चाहिए था। शायद इस वजह से विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को बुलाना चाहती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, ये तमाम जानकारी के लिए। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए थे और उन्होंने भी कहा कि किस प्रकार से कुछ पार्टियों ने या कुछ सरकारों ने उस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इसके कुछ अंगों को, इसके कुछ चीज़ों को हटाया गया और आज तक इस पर चर्चा होना था, लेकिन आज ऑफिशियल इस पर चर्चा होगी, उसके बाद कुछ चीज़ें भी स्पष्ट होंगी। सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी अपना संबोधन कर रहे हैं। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री डॉक्टर वी मरुगेशन जी, संजीव कुमार जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी होमगार्ड्स के हमारे जवान, सभी आज आए हुए यहाँ पर अतिथिगण, सभी हमारे होमगार्ड्स एवं उनके सभी पारिवारिकजन, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए समस्त छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित नौजवान साथियों, मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का आज इस अवसर पर हमारे होमगार्ड्स के समस्त अधिकारीगणों का, समर्पित जवानों का और सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आप सभी को
आज 63वें होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आप सभी जवानों के हौसले, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना को नमन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज इस अवसर पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शानदार रैली परेड अत्यंत ही मनोहारी थी। परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथ ही इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स ने जिस सामंजस्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी, वह भी अत्यंत सराहनीय गई। साथियों, राष्ट्र सेवाओं का अद्वितीय उदाहरण यदि कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वो आप जैसे समर्पित जवानों के बीच आकर ही अनुभव होता है। आप सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जन सेवा के दायित्वों को निभाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान हमारे होमगार्ड्स के जवान न तो धूप की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। मुझे गर्व है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने में पूरी तत्परता और समर्पण के साथ जुट जाते हैं। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने होमगार्ड जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक ओर जहां हमारी सरकार ने पहली बार होमगार्ड जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है, वहीं महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश प्रदान करने की सुविधा भी प्रारंभ की है। इसके अलावा हमने जहां एक और पुलिस कर्मियों और एनडीआरएफ की भांति 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटी करने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को 200 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। वहीं हम एसडीआरएफ के जवानों के साथ प्रशिक्षित हुए होमगार्ड के जवानों को 100 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी मैं करना चाहता हूं। होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। राज्य में अंतरजनपदीय ड्यूटियों में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलने वाले भोजन भत्ते को 100 रुपए से बढ़ाकर
तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक रात में 3 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इसके बाद आपको बता दें, हैदराबाद एयरपोर्ट पर ईमेल आया है जिसपे धमकी भरा ये ईमेल कहा जा रहा है। बिल्कुल रूपाली, मगर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं किधर, किस तरफ, किस गली में, किस मोहल्ले में, किस चौक पे, किस चौराहे पर, कहाँ पर छिपे। इंडिगो पहले से इतनी बड़ी क्राइसिस से जूझ रहा है, लोग जूझ रहे हैं और अब बम से धमकियां भी मिल रही हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर मिला धमकी भरा ईमेल। तीनों एयरक्राफ्ट के लिए स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल तीनों विमानों की कराई गई, सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। 7 दिसंबर 2025 को देर रात ये हैदराबाद एयरपोर्ट की कस्टमर सपोर्ट आईडी पर 3 फ्लाइट्स के लिए बम की धमकी वाला ईमेल मिला। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें कि साथ ही साथ कन्नूर से हैदराबाद जाने वाली 6E717817 दिसंबर को, फिलहाल आपको बता दें कल देर शाम ये कहा जा रहा है कि लैंड हुई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईमेल आया। उसके बाद फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जाने वाली LH752 यानी 8 दिसंबर की सुबह आज 2 बजे सुरक्षित लैंडिंग हुई है, रात को 2 बजे के आसपास। इसी के साथ हिथ्रो से हैदराबाद जाने वाली BA277 को 8 दिसंबर यानी कि आज की सुबह 5:30 बजे सुरक्षित लैंड करवाया गया और तीनों एयरक्राफ्ट के लिए स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल शुरू किए गए हैं। इसी के बीच फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी फिर मिली है, लेकिन इस बार एक साथ 3 विमानों को। बिल्कुल, 3 विमानों में बम धमाके करने की धमकी भरा ईमेल आया है। उसके बाद तुरंत वहां पर सुरक्षा जो है वो चौक चौबंद कर दी है और इन तीनों विमानों को सुरक्षित लैंडिंग कराकर इन्हें आइसोलेट करवाया गया है और जांच पड़ताल शुरू की गई है ताकि अगर कोई धमकी मिली है तो क्या इसमें कोई दिक्कत ना हो या कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है, चाहे फिर वो बम से उड़ाने की धमकी का मेल हो या साइबर जैसा मामले हो, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात इंडिगो की मुसीबतों की करेंगे जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार लोगों को उठानी पड़ रही है और 7वें दिन भी 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। पिछले 6 दिन में 3900 फ्लाइट रद्द हुई हैं और एयरलाइन ने 3 दिनों में सुधार का दावा किया है। इसी बीच देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं पटरी पर भी नहीं लौट सकी हैं आज तक। इधर दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु एयरपोर्ट से सुबह 9 बजे तक 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। हालांकि कंपनी ने 2300 दैनिक उड़ानों में से 1650 संचालित करने का दावा किया है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने कहा है कि स्थिति रोज बेहतर होती जा रही है। 10 दिसंबर तक नेटवर्क स्थिर होने की उम्मीद जताई गई। पहले कंपनी ने 10 से 15 दिसंबर तक का सामान्य समय रखा था कि सब चीजें नॉर्मलाइज होंगी। इधर इंडिगो ने हालिया उड़ान संकट के दौरान 610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए हैं। इसी के साथ साथ 3000 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा है और सरकार ने एक दिन पहले ही रिफंड शाम 8 बजे तक यानी कल शाम 8 बजे तक पूरा करने और अलग हुए बैगेज 48 घंटे में यात्रियों को लौटाने का निर्देश दिया। चलिए, एक और बड़ी खबर जहां सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार है और इंडिगो संकट पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, क्योंकि कहा गया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एयरलाइंस का संचार नहीं करते, सरकार इस मामले को देखे, हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है और इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ऐलान कर दिया। कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला रहे, सरकार इस पर ध्यान दे रही है, नजर रख रही है और खास तौर पर उड्डयन विभाग, उड्डयन मंत्रालय पूरी तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है। लेकिन रूपाली, एक लापरवाही अब कई सारे लोगों पर जो है वो दिक्कत आ रही है, यानी इंडिगो की लापरवाही शेड्यूलिंग में, चार्ट बनाने में और उस पर सरकार की देरी। सरकार ने थोड़ा देर से कदम उठाना शुरू किया जिस वजह से कई लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है। कई सारे लगेजेस जो हैं वो अभी भी लोगों से दूर थे, वो कह रहे थे कि भाई हमें अपना बैग दीजिए, उसके बाद किराया देना है, नहीं दीजिए लेकिन बैग तो दीजिए। ये तमाम चीजें। इरफान फाजिल हैं हमारे साथ इस वक्त जानकारी के लिए, हमारे संवाददाता। इरफान, इंडिगो की जो क्राइसिस हैं वो लगातार आज 6-7वें दिन भी चल रही है। एक हफ्ता इंडिगो का कितना बुरा रहा है वो हम सबके सामने और उन लोगों के लिए भी जिनकी टिकटें बुक थी, जो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे, अभी भी वहां पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए जहां तक शीतल एंड रूपाली, अगर मैं बात करूं, इतनी बड़ी एयरलाइंस को लेकर एक सेटबैक है। पिछले हाँ। 7 दिन से जो है मैक्सिमम पैसेंजर सफर कर रहे हैं। 200 से ज्यादा फ्लाइटें जो है वो रद्द हो रही है। एयरलाइंस के बड़े बड़े दावे, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा क्लियर कट डायरेक्शंस दे दी है कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एविएशन का मामला है, इसको मिनिस्ट्री खुद देखती है। मगर जिस तरीके से लोगों, खासतौर पे पैसेंजर्स का सामान वहां पे बंद रहना, उसके बाद कोई क्लियरेंस नहीं रहना, और इसमें हमने देखा हर एक सेक्टर बैडली हिट हुआ। चाहे वो टूर एंड ट्रैवल टूरिज्म हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेडिकल अथॉरिटी हो, यानी ओवरऑल, या फिर अगर हम देखें फॉरेनर्स को लेकर जिस तरीके से उनका एक पैकेज रहता है, एम्बेसी के साथ सेट रहता है कि इमिग्रेशन के मामला है, वापस टू एंड फ्रो के मामला है, ये सारी चीजें जो है एक बड़ी एयरलाइन जिम्मेदारी जरूर लेती है, क्योंकि जब आप टिकट लेते हैं तो उसके बाद इस तरह की एश्योरेंस भी होती है, इंश्योरेंस के मामला भी होते हैं। मगर जिस तरीके से अब अभी जो खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर जी हाँ एक सेटबैक ले लिया है, यानी बैकफुट पे वो चले गए हैं, उन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर सुबह ये खबर आ रही थी कि कुछ फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, जो टेक्निकल ग्लिच है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जब जब हमने देखा कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी आज सुबह मॉर्निंग में इंडिगो की फ्लाइट जो है वो 8:30 बजे पहली फ्लाइट जो है लैंड हुई है। उसके बाद बेंगलुरु से, या कह सकते हैं कि बाकी डेस्टिनेशन से भी आ रही है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 के करीब जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल भी हुई हैं। ओवरऑल 16 फ्लाइट्स थी। मगर देखा जाए तो ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हो रहा है, और खत्म के साथ साथ अगर बात करें तो 7वें दिन भी जो है 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल्स हो रही हैं। यानी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे इस वक्त न कि जम्मू कश्मीर की डेस्टिनेशंस, जबकि पूरे इंडिया की जो डेस्टिनेशंस है, खासतौर पर मेजर स्टेशन है एयरलाइंस को लेकर, वहां पर एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि इस वक्त हर बिल्कुल। कोई ये पूछ रहा है कि आखिरकार ये हुआ क्यों, अगर हुआ है तो इसको सॉल्व क्यों क्यों नहीं जा रहा है। अब जो ऑलरेडी जिन्होंने टिकट्स बुक की है, उनकी कैंसिलेशंस, उनका रिफंड का मामला भी है, साथ ही साथ बैगेज जो ऑलरेडी पैसेंजर्स ने दिया है वो वापस नहीं मिल रहा है। इन्हें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, जबकि एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है पैसेंजर्स पर बनी हुई है। इरफान, यहाँ पर बात ये भी है कि अगर हम इंडिगो की बात करें, 60% ऑफ द एविएशन जो है इस पर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम फ्लाइट जो है वो इनकी थी, लेकिन इस बीच स्टार्टिंग में जब गाइडलाइंस की अकॉर्डिंग बात की, जो चेंजेस आए, यही कहा गया कि सबके लिए लाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडिगो थी। तो अकेले इंडिगो पर ही कार्रवाई और जांच पड़ताल जो है इसमें होगी कि यही अकेली कंपनी ऐसी क्यों रही जिसने सबसे ज्यादा सफर किया? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपरेशन स्पेशली फ्रॉम द एयरलाइंस एंड, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो उनके प्राइवेट सेक्टर को लेकर बात करें, कई सारी फैसिलिटीज होती है, कई सारे मामला ऐसे होते हैं जिस पर एक्चुअली देखा जाए तो जो फैसिलिटीज को ऐड ऑन किया जाता तो टिकट चार्जेस भी वैसे ही रहते हैं व्हेन यू हैव डिफरेंट क्लास ऑफ एटीन्स। मगर दूसरे साइड से अगर आप इस तरीके का सेटबैक देखते हैं, इस तरीके का फॉल डाउन देखते हैं, इसके लिए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एविएशन है, और एविएशन के साथ साथ वो एयरलाइंस कंपनी है जिनका एक तालमेल होता है, टाई अप होता है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देख लिया कि इतनी बड़ी एयरलाइन जो पूरे बिल्कुल। वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को ऑपरेट कर रही है, उसके बाद अगर ये ग्लिच भी आता है, सेटबैक आता है, तो इसको रिम्बर्स करने के लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक एंड यू नीड कुछ ऐसी चीजें जिस वक्त आप रिम्बर्स कर सके पैसेंजर्स को, या सेटल डाउन कर सके, क्योंकि जब भी कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उसका डेफिनेटली एक वाइट एसेट होता है, कुछ बैकग्राउंड पे चीजें होती है ताकि वो रिम्बर्स कर सके ऑन टाइम पे, चाहे वो बैंक के मामला हो, चाहे वो लेन देन के मामला हो। मगर जिस तरीके का अभी सिचुएशन इतनी बड़ी एयरलाइंस के साथ हुआ है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कियोस है, डिलेमा है, कंफ्यूजन है, और उसको अभी भी 7 दिन से जो है वो सॉल्व नहीं किया जा रहा है। अब कंपनी के सीईओ ने भी जिस तरीके से आगे प्रस्ताव रखा है कि वी आर ऑन टोज, विल डेफिनेटली रेक्टिफाई थिंग्स एज सून एज पॉसिबल, मगर हम कह सकते हैं कि अभी एयरलाइंस का कोई ऐसा टेक ऑफ नहीं है, ना कोई प्रॉपर लैंडिंग है, ना कोई वो वे आउट है जिससे कि चैनलाइजेशन एंड रूट मैपिंग होगी। ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत सारे एयरपोर्ट जो है इससे प्रभावित हैं, कई इलाके प्रभावित हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इंडिगो को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से मना किया है। बुधवार को मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी 2 दिन के बाद। सुप्रीम कोर्ट का मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन क्या दिल्ली हाई कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा? और अगर लेगा तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर्टिकुलरली इंडिगो के प्रति या सरकार के प्रति क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। तो बिल्कुल ये लगातार एक जो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इंडिगो को लेकर, उसके बाद अब ये मामला
दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा। और आप देखिए कि परसों इस पर सुनवाई होगी यानी बुधवार को, और उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि तब तक ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिगो का जो सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ठीक कर दिया जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि 15 दिसंबर तक का समय लग सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर तक इसे वापस ठीक कर दिया जाएगा, सभी चीजें स्मूथली चलेंगी। लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला सुनाएगी, ये बड़ी बात रहेगी। इसी पर जानकारी के लिए गरिमा त्रिपाठी हैं, संवाददाता दिल्ली से। गरिमा, इंडिगो का इशू जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। उम्मीद तो लोगों की ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कम से कम दिक्कतें कम होंगी, लेकिन वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मामला अब अदालतों तक पहुंच चुका है। गरिमा, आप सुन पा रहे हैं? फिलहाल गरिमा तक आवाज़ नहीं जा पा रही है, लेकिन देखिए किस प्रकार से अभी जो तमाम तरह की परेशानियां हैं वो लोगों को उठानी पड़ रही हैं। रूपाली, पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पर दिखता है कि कई बार इंडिगो के कर्मचारियों से बहस मुबास लोगों की होना, गुस्सा होना, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी करीब के करीब या फैमिली मेम्बर्स की शादियों में जाना था, नहीं जा पाए। कई ऐसे लोग थे जिन्हें इंटरव्यू के लिए देश विदेश जाना था, लेकिन नहीं जा पाए। कई ऐसे लोग थे जो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट उनकी पिछले 6 महीनों से थी, वो नहीं जा पाए। कई ऐसे लोग जो एग्ज़ाम के चलते एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा पाए। कई ऐसे लोग भी थे जो बिजनेस के चलते या कोई डील के चलते एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे, वो बिल्कुल नहीं जा पाए। तो कहीं की नौकरियां छूटी, कईयों के भाव छूटे, कईयों के शादियों में नहीं जा पाए, कईयों के इंटरव्यू छूट गए। तो ये तरह तरह के जो चीज़ें हैं वो इस दौरान में निकल कर सामने आई, जो बड़ा चिंता का विषय है। गरिमा त्रिपाठी एक बार फिर से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। गरिमा, इंडिगो का जो सफ़र रहा है पिछले हफ्ते का, वो बहुत ख़राब रहा है। ये बहुत बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है सभी लोगों के लिए जो इंडिगो से सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन मामला अब सुलझाने के बजाय अदालतों की तरफ रुख कर रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। शीतल, जैसा कि हमने देखा था कि बीते 7 दिनों के भीतर इंडिगो की 1000 से भी ज्यादा उड़ानें जो हैं वो रद्द हुई थी। और हमने देखा था कि 5 दिसंबर को सबसे ज्यादा प्रभावित इंडिगो की रही थी, जिसमें कई देश के कई हिस्सों से लगभग देखा जाए तो 2400 से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो रद्द की गई थी। और साथ ही बता दें उसको कि इसे लेके जिस दिन शाम में सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थी, लगभग दिल्ली से 350 के लगभग। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने सीजीआई को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि सीजीआई स्वतः इसका संज्ञान ले, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो मामला है ये जो वहाँ पे यात्री थे उनकी मानहानि को भी प्रभावित करते, उनके मानहानि अधिकारियों को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जब ये कैंसिल किया गया, इंडिगो द्वारा इस फ्लाइट का कैंसिल किया गया, तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन यात्रियों को नहीं दी गई थी। और साथ में अगर कैंसिल किया गया तो वहाँ पे रहे यात्रियों को ना मेडिकल की सुविधा, ना खाने की सुविधा, और ना ही वहाँ पे स्टे करने की सुविधा दी गई थी। तो यात्री वहाँ पे 10-10, 12-12 घंटे तक इंतजार करते रहे उनकी अगली फ्लाइट की। और कई यात्रियों के तो सामान भी नहीं मिले थे। जो अभी आज का हम बता दें कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि सोमवार को इस पे सुनवाई की जाएगी। और साथ ही बता दें कि इसको लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बुधवार को इसको लेकर सुनवाई होगी। अब दिल्ली में इसको लेकर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि ये एक जो मुद्दा है चर्चाओं में लगातार बना हुआ है, खास तौर पर दिल्ली सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है इन चीजों का। और इस बीच क्या कुछ लगता है हाईकोर्ट क्या फैसला लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सब सरकार पर छोड़ दिया है। चलिए, फिलहाल लगता है संपर्क कट गया रूपाली, लेकिन बड़ा मामला फिलहाल। एक और बड़ी खबर, गोवा रेस्टोरेंट अग्निकांड में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लब मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। और मालिक सौरभ लूथरा ने बयान जारी किया है। सीएम का दावा है आग इलेक्ट्रिक पटाखों से लगी। अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी और उस पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जांच भी लगातार हो रही है।
इस बीच आपको बता दें कि पणजी से 25 किलोमीटर दूर आरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात यह आग लगने की पूरा मामला पेश आया था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में नाइट क्लब के 20 कर्मचारी और 5 टूरिस्ट शामिल बताए गए हैं। हादसे के वक्त क्लब में वीकेंड पार्टी चल रही थी और इस बीच कजाकिस्तान की बेली डांसर क्रिस्टीना फ्लोर पर आई। उनकी एंट्री के वक्त इलेक्ट्रिक पटाखे जले और इन्हीं से पार्टी हॉल की सीलिंग में आग लग गई। क्रिस्टीना का डांस वीडियो वायरल होने के बाद आग लगने की संभावित वजह भी सामने आई। और इस हादसे के बाद क्रिस्टीना ने मीडिया को बताया कि किसी ने उन्हें धक्का देकर बेसमेंट में जाने से रोक दिया। रूपाली, मामला कुछ और है। ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जब किसी की एंट्री होती है तो फिर वहां पर आपने देखा होगा कई बार मंच के साइड से जो है वो आग निकलती है या पटाखे फूटते हैं। ये इस तरह का मामला बताया गया है। अब पूरा मामला जो है वो जांच के दायरे में है, पुलिस जांच कर रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी पूछताछ हो रही है कि इतनी बड़ी लापरवाही गोवा जैसी जगह पर क्यों, जो न सिर्फ देश के मानचित्र पर है बल्कि पूरे दुनिया के मानचित्र पर गोवा टूरिस्ट स्पॉट के नज़रिए से देखा जाए तो उस पर देखा जाता है, उसको रखा गया है। तो ऐसे में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये मैसेज जो है ये कहीं ना कहीं नकारात्मक जा रहा है। इसके लिए सरकार को जांच करना रूपाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, इस बीच अब इसको लेकर जांच होगी। ये उसी समय की वीडियो है जब ये फॉरेन से आई हुई बेली डांसर उस वक्त अपने डांस की तैयारी कर रही थी, डांस कर रही थी और इस बीच छत की सीलिंग पर जो है वो हल्का जो धुआं है वो उठा और धीरे धीरे ये धुआं इतना फैल गया कि वहां पर आग लग गई और 25 लोगों की मौत हो गई। DGP has directed to take the strict punitive actions against the culprit, including the owner, managers, and manager of the club, and those who have issued the permissions. The committee shall be the committee shall be constituted under the chairmanship of the Secretary Revenue for conducting the audit of such clubs, business establishment, etc., which are operating without a valid permissions and wherein there is a likelihood to be gathering of the people in large number. An SOP has framed by this committee for all such establishments to ensure such incident shall not repeat in future. The advisory to issue by SDMA for all club, restaurant and other commercial establishment wherein the likelihood of the significant footfall is there to ensure and they operate and with the valid permissions and adequate safety provisions. The ex gratia amount of the 5 lakhs rupees to the next to the kin of the deceased and the 50,000 rupees for the injured will be the sanction through the SDRF fund. The government shall provide a complete assistance to the next of the deceased for the transportations of the deceased to their homes. Dedicated team comprising of the SDM, police and health authorities have been constituted for the same. I also directed the Chief Secretary and the DGP to take the disciplinary actions. के लिए हमारे साथ इरशाद अहमद हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इरशाद, ये भी मामला एक बड़ा मामला बन गया गोवा के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही जो कहीं ना कहीं गोवा की पूरी जो पर्यटक जो चेन है उसको भी डेंट कर सकती है। कार्रवाई लगातार जारी है, क्या कुछ पाया गया है और क्या कुछ पाने की अभी भी उम्मीदें हैं इस हादसे से जुड़ा हुआ? जी शीतल, खासतौर से हम देख रहे हैं कि गोवा के अंदर जो अग्निकांड हुआ है नाइट क्लब में, तो यहाँ बहुत ज्यादा जांच के दौरान कई चीजें सामने आने लगी है। सबसे पहले तो गोवा के जो खास पणजी जो है जिला, उसके कलेक्टर वहां से मतलब जो घटना हुई है वो 25 किलोमीटर दूरी पर है। कलेक्टर ने उस इलाके का दौरा किया है तो वहां ये पता चला है कि सरकारी जमीन पर ये जो है नाइट क्लब बनाया गया था, कोई नियमों का पालन नहीं है, कोई अनुमति यहाँ नहीं दी गई थी। और इसका यह है कि जो कांड हुआ तो उसके भी जो के प्रमाण पत्र उनके पास नहीं थे। ऐसे कई सारे चीजें सामने आ रही है। एक गैर कानूनी तरीके से ये क्लब चलाने की जानकारी मिल रही है। 25 लोगों की जब मौतें हुई हैं उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हुआ है। अब जो है जांच अभी भी बाकी है। यहाँ पर जिस तरीके से इरशाद पहले कहा जा रहा था कि सिलेंडर फटने से हुआ है, अब कहा जा रहा है पटाखों की वजह से हुआ है, तो यहाँ पर ये 4 गिरफ्तारियों के बाद कुछ बात सामने आई है कि असली जो मसला है वो क्या कुछ है, क्योंकि कई बड़े सवाल है कि स्टेटमेंट भी चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। हाँ रूपाली, खासतौर से देखिए जब नाइट क्लब में जब
आतिशबाजी हुई है, तो ये एक आतिशबाजी कही जा रही है, इलेक्ट्रिक पटाखे। इसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि इलेक्ट्रिक पटाखों के कारण ये घटना घटी है। जो सीलिंग में पहले आतिशबाजी हुई है, उसके बाद वहाँ कजाकिस्तान की जो बेली डांसर थी वो डांस कर रही थी, डांस करने के लिए पहुंची थी फ्लोर पर। उसी टाइम में यहाँ आतिशबाजी सीलिंग से शुरू हुई। उसके बाद यहाँ सभी लोग हटना शुरू हुए और जो बेली डांसर थी वो भी वहां से ठीक है इरशाद, निकल। ठीक है इरशाद, इंतजार रहेगा इसके बीच क्या कुछ और निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको जाते जाते लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। खुशी हो रही है ना बच्चों को, सबको, और बच्चों का, युवाओं का, छात्रों का, छात्राओं का कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो सबके चेहरे पर क्या होनी चाहिए? हंसी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए और उमंग होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतनी कम क्यों आवाज आ रही थी? चलिए, बहुत अच्छा। एक बार इन सब बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए। और ये जो भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हमारे जो बहुत प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राएं हैं, उनको पूरे देश के अनेक राज्यों का, अनेक स्थलों का, अनेक संस्थानों का, जिसका हमारे शिक्षा सचिव जी ने शुरुआत में बताया, फिर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि अनेक स्थलों पर जाने का आपको अवसर मिलेगा और भारत की प्रगति कितनी हुई है, देश कितना आगे बढ़ा है, कितना देश ने नवाचार किया है विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, इतिहास और जो संस्कृति है, उन सभी को प्रत्यक्ष रूप से आप सबको देखने का और समझने का अवसर मिलेगा। प्यारे विद्यार्थी, ये कार्यक्रम भी वर्ष 2024-25 में प्रारंभ हुआ था और आजकल मैं ज्यादातर कार्यक्रमों में जाता हूं तो अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि मैं आप बच्चों को भी एक छोटा सा काम दे रहा हूं। आप लोग शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे। कितने दिन का शैक्षिक भ्रमण है? 7 दिन के अंदर अपने बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे, बहुत सारी नई चीजें देखने को, सीखने को, लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। वहीं अपनी डायरी में एक पृष्ठ ऐसा भी लिख लेना कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या शुरू हुआ पिछले सालों में। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी पहली बार लागू हुआ, उत्तराखंड में पहली बार नकल का कानून आया है, उत्तराखंड पहली बार देश के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड की झांकी को भी 2023 में कर्तव्य पथ पर जो पूरे देश की झांकियां प्रदर्शित होती हैं, उनमें उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार 27,000 युवाओं को नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में पहली बार 10,000 एकड़ जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई हैं और आप ही के विभाग से संबंधित शिक्षा विभाग में पहली बार राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड समाप्त करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ उसको जोड़ा गया है।
पहली बार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमको पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको देश का अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ लिविंग में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम के जो मानक है उन मानकों को पूरा करने में हमको भारत सरकार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का भी हमको पुरस्कार मिला है। ये मेरा यहाँ पर के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे बच्चों को, जो हमारे प्रतिभाशाली हैं, इन्होंने अपने अपने ब्लॉकों में, स्कूलों में टॉप किया है। इतनी शानदार रैंकिंग अभी धन सिंह जी बता रहे थे कि कपकोट, मुंशियारी, नंदानगर है पहला स्थान प्राप्त करने वाले। मुंशियारी का कोई गांव, मतकोट, दूसरा हमारा नंदानगर, तीसरा हमारा कपकोट का गांव बदियाकोट, एकदम सीमांत क्षेत्र। यानी कि जो प्रतिभा है वो किसी साधनों और संसाधनों की कमी के कारण से रुक नहीं सकती है, लगातार आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमारा राज्य उत्तराखंड, जिसको हिंदुस्तान के एक छोटे से राज्य के रूप में देश में जाना जाता था, लेकिन इन सालों में हमने इतने सारे नवाचार कर दिए हैं। अभी भूल गया, आप सबसे जुड़ा हुआ, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी हुआ। तो ये मैंने कुछ एक बताया है, कुछ एक 10-15 कितने बताए मैडम, कितने बताए? 15 बता दिए। इन्वेस्टर समिट हुई और इन्वेस्टर समिट के बाद 1,01,000 करोड़ का हमारे यहाँ पर अभी तक धरातल पर निवेश उतर गए और उन पर इंडस्ट्रियां लग गई। ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैं उसको लंबा नहीं ले जाना चाहता। मैं केवल अपने प्यारे बच्चों को एक काम दे रहा हूं कि, और शिक्षा सचिव जी, इसके बाद ये जब बच्चे आएंगे तो इनका एक छोटा सा एक पत्र ले लीजिएगा, सबसे कोई एक प्रोफार्मा दे दीजिएगा जिसमें 2, 4, 5 पन्ने हों, और ये सब बच्चे जो है, और इनको दे दीजिए कि 100, 200, 500 ऐसी चीजें पहली बार कौन कौन सी हुई है, 50, 100 जो भी आप क्राइटेरिया रखना चाहें, और उसमें से जो 5 बच्चे सबसे अच्छा करके लाएंगे, 5 कम हो जाएंगे। टोटल कितने? 240 हैं। तो इसमें से 10% बच्चों को, उनको हम लोग एक जो है 25 बच्चों को कर दें, 26 को, हाँ ठीक है, 2-2 बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर इनको पुरस्कार दें। पहले चरण में 156 छात्रों ने देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों का भ्रमण किया था जब पहली बार इसका संचालन शुरू हुआ था। और आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि इस बार